नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, चाइना की इकोनॉमी जो पहली दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमीज में से एक थी, आज की डेट में काफी चैलेंजेस का सामना कर रही है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के इकोनॉमिक स्लोडाउन के बारे में, उसके पीछे जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, वीक डिमांड और मैसिव डेट जैसी चीजों के बारे में। हम ये भी देखेंगे कि चाइना अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए कौन से स्टिमुलस पैकेजेस और पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको जानना है कि चाइना अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि चाइना ने बिलियन से लेकर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तक के स्टिमुलस पैकेजेस जो है वो अपनी कंट्री के अंदर अनाउंस किए हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को भी ऐलान किया है और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि वो हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ट्रिलियंस ऑफ युआन्स को एलोकेट कर रहे हैं, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, स्मार्ट ग्रिड, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कुछ शामिल है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी हाईलाइट कर रही हैं कि छोटी और मीडियम साइज एंटरप्राइजेस के लिए चाइना जो है वो टैक्स कट और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए जैसे कि खासकर टेक्नोलॉजी के लिए और ग्रीन एनर्जी के लिए वैल्यू एडेड टैक्सेस में भी टेम्परेरी रिडक्शन करने की चाइना जो है वो प्लानिंग कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कई स्टिमुलस पैकेजेस भी जो है वो अपनी कंट्री में अनाउंस किए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि क्यों क्यों चाइना अपनी इकोनॉमी के लिए स्टिमुलस पंप कर रहा है। क्या इसका मतलब है कि उनकी इकोनॉमी में कुछ गलत हो गया है? क्या चाइना अब दुनिया की ग्लोबल इंजन फॉर ग्रोथ नहीं रहा है, या फिर चाइना की इकोनॉमी स्लो होती जा रही है? अगर हम ये सब समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि स्टिमुलस पैकेजेस जो होते हैं वो होते क्या है। इनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जो स्टिमुलस पैकेजेस हैं जनरली वो इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने और स्टेबल करने के लिए इंप्लीमेंट करती हैं। ये मेजर्स अलग अलग फॉर्म्स में हो सकते हैं, जैसे कि फिस्कल स्टिमुलस जिसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्स रिडक्शन शामिल है, और दूसरा होता है मॉनेटरी स्टिमुलस जिसमें इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करता है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की इंटरवेंशन के बाद जब इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट किया जाता है उसको मॉनेटरी स्टिमुलस कहलाया जाता है। किसी भी स्टिमुलस का प्राइमरी गोल होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना, चाहे वो कंज्यूमर स्पेंडिंग को बढ़ा रहा हो, बिजनेस इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कर रहा हो, या स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करना हो। जब इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी हो, डाउनटर्न हो, उसको रिवाइव करने के लिए इन पैकेजेस को अनाउंस किया जाता है। पिछले डेकेड में चाइना ने कई सारे स्टिमुलस पैकेजेस को इंप्लीमेंट किया था ताकि वो अलग अलग चैलेंजेस से कोप अप कर सके। चलिए अब हम एक ग्राफ देखते हैं जो चाइना के जीडीपी एनुअल ग्रोथ रेट को शो करता है। यहां आप देख सकते हो कि चाइना जो है वो आज की डेट में अपनी एनुअल जीडीपी जो है उसकी ग्रोथ जो है वो स्लो होती जा रही है। यहां आप देख सकते हो कि चाइना को 21st सेंचुरी की शुरुआत में दो बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। पूरी दुनिया को ही इन दो बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। पहला था 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और दूसरा था 2020 का कोविड 19 पेंडेमिक। इन दोनों इकोनॉमिक चैलेंजेस के दौरान चाइना ने बड़े बड़े स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए थे। जैसे 2008 में स्टिमुलस का जो अमाउंट था वो 4 ट्रिलियन युआन था, यानी कि लगभग 586 बिलियन डॉलर का पैकेज चाइना ने अनाउंस किया था। लेकिन 2020 में उन्होंने बहुत सारे स्टिमुलस पैकेजेस दिए थे जो अलग-अलग सालों तक चलते रहे और आज तक भी ये चल रहे हैं। ये स्टिमुलस पैकेजेस कि कंट्री को जनरल गवर्नमेंट डेट में क्लियरली दिखते हैं। अब चाइना का जो जनरल गवर्नमेंट डेट है उसके अंदर ये ऑब्वियसली हमको दिखाई देंगे। यहाँ ये जो ग्राफ है इसी मुद्दे के ऊपर है, ये आपको दिखा रहा है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो ग्राफ है। यहाँ ये देख सकते हैं आप कि 2008 से 2009 तक चाइना का जनरल गवर्नमेंट ग्रोस डेट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो था वो लगभग 27% के आसपास था, जो जंप करके 34% के आसपास चला गया था। सेम स्टोरी 2019 से 2020 में भी देखी गई थी, जहां परसेंटेज जो था वो 60% से बढ़कर 70% तक चला गया था। ये कोई छोटी फिगर नहीं है और ये दिखाता है कि साल में, हर साल में डेट में कितनी ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो चाइना के अंदर होती जा रही है। और जो रीजंस है कि स्टिमुलस पैकेजेस और गवर्नमेंट डेट रिलेटेड है वो ये है कि स्टिमुलस पैकेजेस अक्सर गवर्नमेंट बोरोइंग के थ्रू ही फंड किए जाते हैं। अब कोई भी सरकार पैसा छाप तो नहीं सकती है, वो उधार, जितना ज्यादा पैसा छापेगी सरकार उतनी ज्यादा इन्फ्लेशन बनने के भी कारण हो जाएंगे वो। तो इसलिए सरकार की एक लिमिटेड कैपेसिटी है मनी को प्रिंट करने की। तो सरकार को क्या करना पड़ेगा, चाहे किसी भी देश की सरकार हो, उसको अपना डेट इंक्रीज करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट इकोनॉमी में ग्रोथ स्टिमुलेट करने के लिए बहुत सारे पैसे इंजेक्ट करती है तो वो आमतौर पर बॉन्ड्स या दूसरे डेट फॉर्म्स इशू करके इन एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने का काम करती है। अब जब हम ये समझ रहे हैं कि स्टिमुलस पैकेजेस क्या होते हैं और चाइना की थोड़ी हिस्ट्री भी समझ में हमको आ गई है, तो अब समझते हैं कि चाइना स्टिमुलस पैकेजेस अब क्यों पंप कर रहा है। तो दोस्तों, चाइना के स्टिमुलस पैकेजेस के पीछे मेजर रीजंस हैं, जैसे कि चाइना की प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर मेल्ट डाउन।
चाइना की जो प्रॉपर्टी मार्केट है वो लगातार स्लंप में जाती जा रही है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि चाइना के बड़े-बड़े प्रॉपर्टी जायंट्स जैसे कि एवरग्रैंड कोलैप्स हो गए थे, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी चाइना की मार्केट में क्रिएट हुई थी। हाउसिंग सेक्टर्स को चाइनीज हाउसहोल्ड वेल्थ का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा माना जाता है और ये चाइना की जीडीपी का भी एक मेजर कंट्रीब्यूटर भी है। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि चाइना की रियल एस्टेट मार्केट जो है वो चाइना की जीडीपी में 30% तक शेयर रखती है। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस रियल एस्टेट मार्केट का। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर ही चाइना की मार्केट में, चाइना की जीडीपी के अंदर ये रियल एस्टेट सेक्टर ही है। मान लीजिए 2021 में चाइना का टोटल जीडीपी जो है वो 17.82 ट्रिलियन डॉलर के आसपास था और अगर 30% कंट्रीब्यूशन सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर का है तो इसका मतलब लगभग 5.3 ट्रिलियन डॉलर की कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर ही इकोनॉमी के अंदर कर रहा है। ये एक स्टैगरिंग फिगर है और ये दिखाता है कि रियल एस्टेट चाइना के इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में कितना क्रिटिकल रोल प्ले करता है, लेकिन ये एक फंडामेंटल वल्नरेबिलिटी को भी रिवील करता है। अब ये वल्नरेबिलिटी क्या है? ये तब सामने आती है कि अगर इस सेक्टर के अंदर क्राइसिस हो गई और ऐसा हो गया है तो ये रियल एस्टेट का सेक्टर जो है वो चाइना की इकोनॉमी में एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, जिसका ब्रॉडर चाइनीज इकोनॉमी पर फार रीचिंग इंप्लीकेशन क्रिएट हो सकते हैं और वो हो भी रहे हैं। जैसा कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो कि इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है, उसमें भी बहुत बड़ी गिरावट जो है वो हमको चाइना के अंदर देखने को मिली है। जैसे कि जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है वो हमको ये दिखाती है कि चाइना के अंदर जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो लगातार गिरता जा रहा है। इतना बड़ा स्लंप जो है वो कभी भी चाइना की मार्केट के अंदर देखा नहीं गया था। यहां आप देख सकते हो कि 2022 के अर्ली मंथ में ही चाइना का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सच में रिकवर नहीं हो पाया था। ये इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के लिंगरिंग इफेक्ट और रियल एस्टेट क्राइसिस के लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट को रिफ्लेक्ट करने का काम करता है, जो हाउस होल्ड सेंटीमेंट पर भी पड़ता है। ये प्रोलोंग्ड डिप इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस फिर इकोनॉमी पर और भी ज्यादा स्ट्रेन डालता है और इसका एक इफेक्ट पड़ता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर। हाँ, चाइना में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना बुरा नहीं है अगर हम ओवरऑल डाटा देखते हैं। या आप देख सकते हो कि नवंबर में चाइना का जो पिछले साल के नवंबर में चाइना का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो लगभग 5% के आसपास था, जो प्री कोविड 19 लेवल के बराबर था। लेकिन चाइना का एक बड़ा प्रॉब्लम है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट एक बात है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एक अलग बात है। इस मुद्दे पर भी एक ग्राफ है हमारे पास, पर वो ग्राफ आई थिंक, हाँ, ये जो ग्राफ है ये आपको दिखाएगा कि चाइना में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पिछले साल से ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है। जून 2023 में ये 21% हो गया था। अब देखो, अनएम्प्लॉयमेंट सारी के सारी वर्कफोर्स की अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाती है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट को दिखाने का काम करती है। और चाइना के अंदर यही सबसे बड़ी समस्या आज की डेट में जो चल रही है, पहली रियल एस्टेट सेक्टर की और दूसरी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की। इसका मतलब क्या होता है? देखो, चाइना की यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के रेट के बारे में अगर हम बात करें तो हमको वो ये दिखाता है कि टैलेंट और स्किल्स जो है चाइना के अंदर वो वेस्ट होता जा रहा है, खासकर उन रिसेंट ग्रेजुएट्स के लिए जो वर्कफोर्स में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। टाइम के साथ ये अंडर यूटिलाइजेशन जो है वो चाइना की पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ को भी लूज करवाता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और स्पेंडिंग को भी इफेक्ट करता है। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि उनके पास पैसा नहीं होता है गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर अपनी फैमिली को स्टार्ट करने के लिए, जो सब कंज्यूमर स्पेंडिंग और ग्रोथ को डैम्पन कर सकते हैं। अब इसके साथ ही तीसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चाइना के अंदर है वो है वीक डिमांड। देखो, यूएस और चाइना अब उतनी ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं जितनी पहले किया करते थे। ये जो पीछे आपको ग्राफ दिख रहा है, चाइना की गुड्स ट्रेड का ग्राफ है, जो हमको ये दिखा रहा है कि चाइना की जो ट्रेड है यूएस के साथ वो लगातार कम होती जा रही है। चाहे वो ट्रेड वॉर के कारण हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप की बनाई हुई पॉलिसीज के कारण हो, जिसको बाद में जो बाइडेन ने भी आगे इंप्लीमेंट करने का काम किया। अब जो चाइना का ट्रेड है अमेरिका के साथ वो श्रिंक होता जा रहा है। ये शायद इतना सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ना लग रहा हो, लेकिन ये ब्रॉडर इशू है जो वीक एक्सटर्नल डिमांड में भी कंट्रीब्यूट होता जा रहा है, जो एक और की फैक्टर है चाइना के इकोनॉमिक स्लोडाउन को इन्फ्लुएंस करने वाला। अब देखो, फाइनली चाइना का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है चाइना का डेट। अब देखिए, यहां जो पीछे जो ग्राफ है ये आपको दिख रहा होगा, ये चाइना का जो है ओवरऑल गवर्नमेंट डेट जो है वो उसको दिखाने का काम करता है। चाइना का टोटल डेट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये काफी बड़ा अमाउंट आज की डेट में जनरेट कर चुका है, जो टोटल 283.9% के आसपास है। चाइना जो है इस एक साल में, मान लीजिए चाइना का जो नॉमिनल जीडीपी है वो 17.49 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, जो मतलब यह है कि चाइना का टोटल डेट अप्रोक्सीमेटली 283% जीडीपी के हो गए, यानी कि लगभग 52 ट्रिलियन डॉलर का तो चाइना के ऊपर डेट ही है। अगर इसे कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज के साथ, चाइना को अगर अमेरिका के साथ इसको कंपेयर किया जाए या यूके के साथ इसको कंपेयर किया जाए, तो हमको यह पता लगेगा कि
सब बड़ी इकोनॉमीज का जो डेट होता है वो ज्यादा ही होता है, बट डेवलप्ड कंट्रीज की इकोनॉमी अपने डेट को पूरा करने में, उसको वापस करने में ज्यादा कैपेबल होती है। बट चाइना जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, और यूएस और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज और डेवलप्ड इकोनॉमीज है, उनके बीच का यही डिफरेंस है कि उनकी एबिलिटी जो है वो ज्यादा है अपने डेट को पे करने में, बट चाइना की जो एबिलिटी है वो कम है अपने डेट को पे करने में। डेवलप्ड इकोनॉमीज जनरली ज्यादा रोबस्ट फाइनेंशियल सिस्टम रखती हैं, उनके पास ग्लोबल कैपिटल मार्केट में बेटर एक्सेस होता है, और डेट को सर्विस करने के लिए एस्टेब्लिश्ड मैकेनिज्म उन कंट्रीज के अंदर मौजूद होते हैं बिना किसी सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिसरप्शन के। लेकिन इसके कंट्रास्ट में इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे कि चाइना को अक्सर चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं इस लोअर पर कैपिटा इनकम, लेस डेवलप्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और ग्रेटर वल्नरेबिलिटी को टू एक्सटर्नल शॉक्स के चलते। अब जब हमें चाइना की प्रॉब्लम्स को समझ में आ गया है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि स्टिमुलस पैकेजेस क्या होते हैं और चाइना इनको कैसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो देखो, एक सरकार अपनी इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने के लिए दो बड़े तरीकों का इस्तेमाल कर सकती है, एक फिस्कल पॉलिसी और एक मॉनेटरी पॉलिसी, और स्टार्टिंग में हमने इसके ऊपर बात भी किया था। फिस्कल पॉलिसी में ऐसे मेजर शामिल होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चालू करना, बिजनेसेस को सब्सिडीज प्रोवाइड करना, हाउस होल्ड और कंपनीज को टैक्स कट प्रोवाइड करना। इसका गोल ये होता है कि ज्यादा पैसा इकोनॉमी में चला जाए ताकि स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जा सके। दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी में सेंट्रल बैंक के एक्शन शामिल होते हैं जो मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करते हैं और मनी सप्लाई बढ़ाने की वो कोशिश करते हैं। टिपिकली इसमें इंक्लूड होता है इंटरेस्ट रेट को कम करना ताकि बोरोइंग सस्ता हो जाए, क्वांटिटेटिव ईजिंग को इंप्लीमेंट किया जाना, फाइनेंशियल एसेट्स खरीदना कंट्री के अंदर सस्ता कर दिया जाना, लिक्विडिटी को इंजेक्ट कर दिया जाना। ये सब अलग अलग तरीकों से मॉनेटरी पॉलिसी को भी लगाया जा सकता है किसी भी कंट्री के अंदर। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों का ही एम होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को रिवाइव करना। लेकिन चैलेंज ये है कि सस्ता क्रेडिट चाइना के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाए, बट उसको प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल भी तो किया जाए, ना कि सिर्फ एक बबल क्रिएट किया जाए, बबल को फ्यूल किया जाए, और वो बबल हमने रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर देख भी लिया। मॉनेटरी पॉलिसी के बाद जब फिस्कल पॉलिसी की बात आती है तो चाइना ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए काफी बड़ा पैसा जो है वो एलोकेट किया है। लेकिन सबसे अच्छा डाटा जो हम इसको देख सकते हैं वो ये है कि चाइना का जो जनरल गवर्नमेंट डेट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है इस फिस्कल स्टिमुलस के कारण। चाइना का रेवेन्यू इतना नहीं है जितना उसका एक्सपेंडिचर है, जिसके चलते चाइना जो है वो लगातार डेफिसिट के अंदर जाता जा रहा है। चाइना की सरकार का डेफिसिट लगातार बढ़ता जा रहा है। चाइना का अब का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 4% है, जो रिकॉर्ड सबसे हाईज में से एक है। यानी कि चाइना अपनी इकोनॉमी में 4% जीडीपी के मुकाबले सरकार को हर साल कर्ज लेना पड़ेगा ताकि वो अपने खर्चे को पूरा कर सके। अब 2000 पिछले कुछ सालों में ऑफिशियल डेफिसिट टारगेट जो था वो चाइना का 3% जीडीपी के हुआ करता था, जो अब बढ़कर 4% ऑफ जीडीपी तक हो चुका है। इसका मतलब है कि चाइना की सरकार लगातार अपना खर्चा, अपना डेट जो है वो बढ़ाती जा रही है। इन सब चीजों के चलते हमको ये पता लगता है कि चाइना जो है वो आज की डेट में क्राइसिस को फेस कर रहा है, और उस क्राइसिस से निकलने के लिए चाइना सरकार दोनों तरीके की पॉलिसीज, दोनों तरीके के स्टिमुलस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। आखिर में बहुत सारी सरकारें ऐसा कर रही हैं, बट चाइना जो है वो, क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी और इतनी बड़ी आबादी उनके पास है, उनके लिए ये क्राइसिस और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा, चाइना अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए कई इंपॉर्टेंट मेजर ले रहा है, जैसे फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज और सब्सिडीज। लेकिन सवाल है कि क्या ये स्टेप्स काफी होंगे? क्या चाइना अपने इकोनॉमिक स्लोडाउन को ओवरकम कर पाएगा? ये चैलेंजेस उससे और ज्यादा नीचे लाएंगे या नहीं लेकर आएंगे? आपके क्या थॉट्स हैं, आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।